हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसबी स्मार्ट स्टूडेंट चैनल। आज हम जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग की थ्योरी को कम्प्लीटली ख़त्म करेंगे और चीज़ों को समझोगे भी। देखिए, सीटेट में आपका हर बार कोई भी सेट अगर आप उठाएंगे तो पियाजे से और वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग से हर बार क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। टोटल यहाँ तक कि 10 नंबर तक के तीनों थ्योरी से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम पढ़ेंगे जीन पियाजे को और वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग को। ठीक है, जीन पियाजे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है, जो कि डायरेक्ट आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ ही लेता है। ठीक है, तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। पहले हम जीन पियाजे को पढ़ेंगे, उसके बाद वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जीन पियाजे ये कहते हैं कि छोटे बच्चे को ये नन्हा वैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चा जो है वो नन्हा वैज्ञानिक है। बच्चे को सेंटर में रखना है आपको। जो आपका एनसीएफ बेस्ड है वही आपके पियाजे कहते हैं, है ना। बच्चे को देखना है कहाँ बच्चा एक्टिव है। ठीक है, जो बालक में छोटा बच्चा जो होता है वो नन्हा वैज्ञानिक होता है, वो खुद से करके सीखने पर बल देता है। ठीक है, ये जीन पियाजे ने बताया है। ये भी जीन पियाजे जो है, ये भी जब 14 से 15 साल के थे तभी से इनकी बुक वगैरह जो है वो पब्लिश होने लग गई थी। ठीक है, देखिए जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। ये कहाँ के निवासी थे? ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। ठीक है, जीन पियाजे आपके स्विट्जरलैंड के निवासी थे। यह पियाजे का सबसे लोकप्रिय सिद्धांत है, जो उनकी बेटी और उनके भतीजे के जन्म से लेकर लगभग 30 वर्ष तक की उम्र के प्रतिदिन के आधार पर किए गए अध्ययन का परिणाम था। ठीक है, पियाजे के अनुसार बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो कि ज्ञान की रचना खुद करता है। ठीक है, ये बात एकदम करेक्ट है। देखिए, आपने छोटे बच्चे को देखा होगा तो वो खुद से जब तक करता नहीं किसी चीज को, अगर आप कोई भी काम मना करोगे कि बेटा ये काम ना करो, लेकिन वो खुद से करता है। तो पियाजे कहते हैं कि बच्चा जो है वो नन्हा वैज्ञानिक होता है, वो ज्ञान की रचना खुद करता है। पियाजे कहते हैं विचार भाषा से पहले आता है, जबकि वाइगोत्स्की आपके कहते हैं वो भाषा पहले आती है जबकि विचार बाद में आता है। ठीक है, वाइगोत्स्की आपके ये कहते हैं क्योंकि वाइगोत्स्की आपके वो भाषा को ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन जो आपके पियाजे हैं ये भाषा को महत्व नहीं देते, ये विचार को महत्व देते हैं। ये कहते हैं विचार ही, जब इंसान मन में अपने विचार बनाएगा तभी वो भाषा बोल पाएगा। लेकिन वाइगोत्स्की आपके कहते हैं जब भाषा ही नहीं होगी तो वो अपने विचार को एक्सप्रेस कैसे करेगा, है ना, वो कैसे दूसरे तक बोलेगा। देखिए, वाइगोत्स्की कहते हैं देखिए हम लैंग्वेज के माध्यम से ही आपको पढ़ा पा रहे हैं, है ना, भाषा के माध्यम से हम एक दूसरों से इंटरेक्ट कर पाते हैं, बोल पाते हैं, जो भी चीजें होती हैं वो लैंग्वेज के माध्यम से ही कर पाते हैं। तो वाइगोत्स्की आपके कहते हैं कि भाषा पहले आती है उसके बाद विचार आता है, जबकि आपके पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आता है उसके बाद आपकी भाषा आती है। ठीक है, इससे भी हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। ठीक है, पियाजे के अनुसार विकास जो है वो असतत प्रक्रिया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आपसे पूछा गया। देखिए, ये असतत क्यों कहते हैं? देखिए, क्योंकि पियाजे आपके स्टेजेस में बात करते हैं। उन्होंने 4 स्टेजेस दी हुई है पियाजे ने। SPCF आप पढ़ोगे, संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, है ना। तो इन्होंने स्टेजेस में बात की, तो जो भी स्टेजेस में बात करता है वो उसका मतलब क्या है कि बच्चा फर्स्ट वाली स्टेज में उसका विकास इतना होगा, सेकंड में इतनी होगा, थर्ड में इतना होगा, है ना। कहता है कि फर्स्ट में इतना विकास होगा, सेकंड में इतना, थर्ड में इतना विकास होगा। तो जब ये जो भी स्टेजेस में बात करेगा वो कहेगा कि विकास असतत प्रक्रिया है। जब क्या कि वाइगोत्स्की ने कोई भी स्टेजेस में बात नहीं किया हुआ तो वो कहते हैं कि विकास जो है वो सतत प्रक्रिया है। ठीक है, क्योंकि वो स्टेजेस में बातें ही नहीं करते कि फर्स्ट वाली स्टेज में इतना विकास होगा, सेकंड में इतना होगा। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो है वो विकास सतत प्रक्रिया होती है, जबकि पियाजे के अनुसार विकास असतत प्रक्रिया होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन भी इससे पूछे गए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे क्या बात है। अब देखिए, जीन पियाजे ने देखिए कुछ फैक्टर भी बताए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और इन्होंने 4 स्टेजेस भी दी हैं। तो पहले हम फैक्टर को समझ लेते हैं, उसके बाद स्टेजेस जो 4 हैं उसको समझेंगे। ठीक है, पियाजे ने प्रक्रिया बताई है जो कि बहुत ही आपकी महत्वपूर्ण है। देखिए, इन्होंने अनुकूलन के बारे में बताया है, आत्मसातीकरण और समायोजन, जो कि आपका बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि क्या आत्मसातीकरण होता है और क्या आपका समायोजन होता है। इन्होंने संतुलन के बारे में बताया है और संगठन के बारे में बताया है। देखिए, अनुकूलन में आपकी 2 प्रक्रिया आ जाती है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। आत्मसातीकरण और समायोजन,
आत्मसातीकरण क्या होता है, अभी हम आगे आपको फिगर के माध्यम से समझाते हैं। जब किसी भी चीज़ को हम उसी में ऐड कर लेते हैं, मतलब जो भी आपके पास नॉलेज है, जैसे आपने जिसके भी 4 पैर होते हैं, जैसे कुत्ता को देखा और आपने बिल्ली को देखा, ठीक है। छोटे बच्चे ने कुत्ता देखा, उसका भी 4 होता है, बिल्ली देखा, उसके भी 4 पैर होते हैं, तो उन्होंने सोचा कि ये जो बिल्ली है ये भी कुत्ता है। तो केवल ये अपने पुराने वाली नॉलेज में केवल ऐड कर रहे हैं, है ना, चेंज नहीं किया जा रहा। तो ये आपका आत्मसातीकरण होता है। लेकिन जब उसमें चेंज करके हमको ये पता चलता है कि नहीं, ये 4, इसका जो 4 जो मेरे दिमाग में पहले से सेट था कि ये कुत्ता है ना, उसके बाद वो देखता है कि उसके भी 4 पैर है, ये वो कुत्ता नहीं है। जब कोई हमें दूसरा बताता है वो बिल्ली है, तब अपने जो हमारे अंदर जो नॉलेज होता है हम उसको चेंज जब करते हैं, वो आपका एकोमोडेशन होता है, समायोजन होता है, ठीक है। जब हमें चीज़ें जो हमारे दिमाग में है और जो चीज़ें बाहर है, जो हमें समझ में आ जाती है, तब हमारे दिमाग में क्या है, संतुलन बन जाता है ना। जब हमारे दिमाग में जो भी बातें हैं जो गलत होता है, तब हम डिसइक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, असंतुलन में आ जाते हैं। लेकिन जब जानकारी हमें एकदम, जो चीज़ें हमें पता है, जो चीज़ें बाहर है, वो अगर करेक्ट होता है तो वो आपका संतुलन हो जाता है। संगठन में क्या होता है कि दिमाग में आपके जितनी भी चीज़ें देखिए ऑर्गेनाइज करके रखी गई हैं, वो आपका संगठन हो जाता है, ठीक है। हम एक एक को पढ़ेंगे, फिगर के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं अनुकूलन आपका क्या होता है, एडाप्टेशन क्या होता है। देखिएगा, नई जानकारी के मिलने से उत्पन्न हुए विरोध पर काबू पाकर वापस संतुलन पर पहुंचने की प्रक्रिया आपकी अनुकूलन कहलाती है। जैसे भी कोई भी जानकारी हमने आपको बताया कि हमने बाहर देखा कि हम जिसके 4 पैर होते हैं वो कुत्ता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, नई जानकारी से उत्पन्न हुए विरोध पर काबू पाकर, और हमने बिल्ली को देखा था, हमने वो भी क्या कुत्ता समझ लिया था। लेकिन क्या होता है कि नई जानकारी मिलने से जब हमारे अंदर विरोध उत्पन्न होता है, उस पर काबू पा लेते हैं। जब हमारे अंदर ये समझ हो जाती है कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, तो उस पर जब काबू हम पा लेते हैं, तो संतुलन की अवस्था पर पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अनुकूलन कहा जाता है, एडॉप्टेशन कहा जाता है। अर्थात वातावरण के अनुसार खुद को ढालना, ठीक है। ये आपका अनुकूलन हो जाएगा। अनुकूलन 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है आत्मसातीकरण, एक होता है समायोजन, ठीक है। आत्मसातीकरण क्या होता है, इसको भी हम समझेंगे। देखिए, इसको हमने आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे, आपका डाउट जो है वो क्लियर होगा। देखिए, आत्मसातीकरण क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है। जब आप अपनी पुरानी जानकारी, जो भी आपके पास जानकारी है, जैसे कि आपने कौवा देखा, वो काला होता है, ठीक है। उसके बाद आपने एक कोयल को भी देखा, ठीक है, तो आपने कहा ये भी कौवा। देखिए, यहाँ पे बातें लिखी गई हैं, आपके लिए ही लिखा हुआ है ताकि आप नोट्स बना सको। देखिए, बालक द्वारा अंतर किए बिना नई जानकारी को पुरानी जानकारी में शामिल करना ही आत्मसातीकरण, देखिए नाम ही इसका क्या है, आत्मसातीकरण, आत्मसात करना। जैसे देखिए, आपने कौवे को देखा है, कौवा जो है वो काला होता है। उसके बाद एक आपने कोयल को भी देखा, ये भी काली है, ठीक है। तो जो आपके अंदर पहली जो पुरानी जानकारी आपके अंदर थी, ठीक है, नई जानकारी को उसमें जो है वो शामिल कर लिया कि ये भी कौवा है, ठीक है। तो आपने केवल ऐड किया है ना, आपने कहा ये दोनों कौवा है, तो ये आत्मसातीकरण है। जैसे काला रंग समान होने के कारण कोयल को कौवा समझ लेना, है ना। आप कौवे को जानते थे ये काला होता है, उसके बाद एक कोयल को देखा तो आपने कहा कि ये भी कौवा ही है। तो अभी आपने केवल ऐड किया है, चेंज नहीं किया। जब चेंज करेंगे तो वो आपका समायोजन हो जाएगा, ठीक है, अकोमोडेशन हो जाएगा। लेकिन अभी आपने केवल पुरानी जानकारी में नई जानकारी को ऐड किया है। तो जब केवल ऐड किया जाता है तो वो आपका होता है आत्मसातीकरण हो जाता है। अभी जब चेंज करोगे तो वो आपका समायोजन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बालक द्वारा अंतर किए बिना, ठीक है, नई जानकारी को पुरानी जानकारी में शामिल करना। जैसे हमने आपको बताया कि 4 पैर, जिस कुत्ते को देखा, बिल्ली को भी आपने देखा, उसके भी 4 पैर हैं, तो आपने दोनों को कुत्ता समझा, ठीक है, बिल्ली को भी कुत्ता समझा, और जो कुत्ता था वो तो कुत्ता था ही। तो केवल अभी आपने पुरानी जानकारी में जो नई जानकारी थी उसको केवल ऐड किया है। लेकिन अब देखिए, अब जब आप चेंज करते हैं तो वही आपका समायोजन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, हमने फिगर लगाया हुआ है, आपने कुत्ते को देखा, इसके भी 4 पैर हैं, और बिल्ली को देखा कि इसके भी 4 पैर हैं, तो आपने कहा कि ये दोनों ही कुत्ता है, ठीक है। ये देखिए, ये बिल्ली, इसके भी 4 पैर हैं, इसके भी 4 पैर हैं, तो आपने सोचा कि ये दोनों ही कुत्ता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, आत्मसातीकरण होगा। लेकिन जब देखिए,
एक एग्जाम्पल आपका और है, जैसे आपने देखा कि चिड़िया जब आसमान में उड़ती है और जो ये जहाज ऊपर उड़ती है, तो आपने कहा कि ये दोनों, क्योंकि ये ऊपर उड़ती है तो दोनों ही चिड़िया है, ठीक है। लेकिन जब इसको चेंज करोगे तो वही आपका क्या हो जाता है, समायोजन होगा। कैसे? देखिए बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके समायोजन करना, अर्थात स्कीमा में भेजी गई जानकारी में विरोध उत्पन्न होने पर जानकारी में परिवर्तन करके नए तरीके से अंतर करना या संशोधन करना ही समायोजन कहलाता है। जैसे कोयल को कौवा समझ चुके बालक का बाद में आवाज के आधार पर अंतर करना। देखिए अब यहाँ पे चेंज किया जा रहा है। जब ये कौवा काव काव बोलता है, कोयल आपकी इसकी आवाज़ तो मीठी होती है, तो इसने आवाज़ के आधार पर ये समझा कि ये जो है ये कौवा नहीं, ये कोयल है। तब देखिए इन्होंने जो इनके पास जानकारी थी उसको चेंज किया गया, है ना। देखिए स्कीमा में भेजी गई जानकारी में विरोध उत्पन्न होने पर जानकारी में परिवर्तन करके नए तरीके से अंतर करना या संशोधन करना ही समायोजन कहलाता है। जैसे कोयल को कौवा समझ चुके बालक का बाद में आवाज के आधार पर अंतर करना, ठीक है। तो ये आपका समायोजन होता है जब आप चेंज करते हो। केवल अगर आप कोई चीज देख के उसको केवल ऐड कर रहे हो, चेंज नहीं कर रहे हो, तो वो आपका आत्मसातीकरण होता है। लेकिन जब आप चेंज करते हो तो वो आपका समायोजन होता है, ठीक है। तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं एसिमिलेशन और एकोमोडेशन से, ठीक है। आत्मसातीकरण और समायोजन से आपके क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। देखिए प्याजे आपके स्कीमा के बारे में बात करते हैं। स्कीमा क्या होता है? ये आपके दिमाग में जो भी चीज़ें, जैसे कि एसबी स्मार्ट स्टूडेंट चैनल हमारा है, तो आपको ये पता होगा कि हाँ यहाँ सीटेट की तैयारी जो है वो होती है, वो आपके दिमाग में फिट है। आपके सामने पेन है, तो पेन का सिंबल जो है वो आपके दिमाग में सेट है। जब आप पेन देखोगे तो बोलोगे ये पेन है। फोन रखा हुआ है, तो जब आप फोन देखोगे तो आपके दिमाग में सेट है कि हाँ ये फोन है। तो स्कीमा में जितनी भी चीज़ें आपके सेट हैं, ऑर्गेनाइज्ड है, वही आपका स्कीमा होता है। स्कीमा को प्याजे ने एक संज्ञानात्मक संरचना कहा है। स्कीमा को उन छोटे छोटे खंडों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां बालक अपनी जानकारी को सहज एवं क्रमबद्ध तरीके से रखता है। उम्र एवं परिपक्वता के बढ़ने से साथ स्कीमा जो है वो जटिल होता रहता है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो वैसे वैसे आपका स्कीमा चेंज होता चलता है, ठीक है। जैसे आप किसी चीज़ को देखते हो, जैसे आपने लैपटॉप को देखा तो आपके दिमाग में ये सेट है कि हाँ ये लैपटॉप है। तो जितनी भी चीज़ें आपकी स्कीमा में दिमाग में सेट हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, वही आपकी स्कीमा। तो प्याजे आपकी स्कीमा के बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये डायरेक्ट पूछा हुआ है, स्कीमा किसकी थ्योरी में आपको मिलता है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्याजे की थ्योरी में प्याजे स्कीमा के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए संतुलन क्या होता है। संतुलन क्या होता है? वह अवस्था जब बालक की स्कीमा में मौजूद हो तो प्रत्येक जानकारी संतुलित है और इसमें किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है, ठीक है। जब आप ये जान जाते हो कि ये कुत्ता और ये बिल्ली है, ठीक है, अब जब आपको पता चल जाता है तो आप संतुलन में आ जाते हो, इक्विलिब्रियम में आ जाते हो, ठीक है। कोई विरोध नहीं होता उसके, तो वही आपका क्या होता है? संतुलन होता है। अर्थात वह अवस्था आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच संतुलन को बनाता है, वही आपका इक्विलिब्रियम होता है। जब आपके पास जो जानकारी है और जो जानकारी बाहर है, ठीक है, दोनों चीज़ें आपके संतुलन में है, ठीक है। आपको पता है कि जो चीज़ें आपको पता है और जो चीज़ें बाहर हैं वो चीज़ें एक ही है, तो आप संतुलन में हो जाओगे, इक्विलिब्रियम में हो जाओगे, यही आपका संतुलन होता है, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन आपके समायोजन और आत्मसातीकरण से पूछे जाते हैं, ठीक है। संगठन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे कि आपके दिमाग में, जैसे आप अलमारी में एक कपड़ा सामान रखते हो, तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में वैसे ऑर्गेनाइज्ड है, संगठन है। किसी भी जानकारी को स्कीमा में भेजने से पहले बालक उस जानकारी को अपने हिसाब से व्यवस्थित करता है, इसी को संगठन कहा जाता है। जैसे सीटेट, एसएसटी, टीजीटी, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है। अलग अलग चीज़ों को अलग अलग पुनर्व्यवस्थित करना। जैसे आपको ये पता होगा कि हाँ सीटेट में ये चीज़ें पढ़ी जाती हैं, ठीक है। टीजीटी का सिलेबस पढ़ोगे तो उसके बारे में उसका सिलेबस अलग है। तो अलग अलग चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हैं आपके माइंड में, ठीक है, उसका संगठन है। तो वही आपका क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? देखिए SPCF, इसका जो पहला वर्ड है उसी से हम
याद कर सकते हैं। फर्स्ट देखिए SPC एफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसे फॉर्मल भी बोलते हैं, तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलो या एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज बोलो, तो ये चारों स्टेज जो है ये प्याजे ने दी हुई है, चारों आपको पता होनी चाहिए। संवेदी पेशीय अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज जो कि जन्म से 2 वर्ष तक चलती है आपकी। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष। मूर्ध संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अब्स्ट्रैक्ट बोलो इसे या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 15 वर्ष। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस दी हुई हैं, संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं जो कि प्याजे ने दी हुई है। ये आपको पता होना चाहिए कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कितने से कितने वर्ष तक चलता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 7 से 11 वर्ष तक आपका चलता है। ठीक है, तो ये प्याजे की 4 अवस्थाएं हैं। संवेदी पेशीय अवस्था, इसमें बच्चा अपने संसद के माध्यम से सीखता है, जो आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, इसके माध्यम से बच्चा सीखता है क्योंकि बच्चा छोटा होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा 2 से 7 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा, मूर्त में क्या होता है, जो चीजें उसको दिखाई देती है उसके अकॉर्डिंग सीखता है। अमूर्त में जो चीजें नहीं दिखाई देती उसके अकॉर्डिंग बच्चा जैसे गणित और बीजगणित के सवालों को लगाना भी सीख जाता है। ये आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा। तो हम एक एक स्टेजेस को पढ़ेंगे और समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, पहली स्टेज आपकी है संवेदी पेशीय अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक। पहली अवस्था आपकी है संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। देखिए नाम में ही आपको क्लियर हो जाएगा, सेंसरी मतलब सेंसर्स के माध्यम से बच्चा यहाँ पे सीखेगा। सेंसरी मोटर स्टेज इसकी जन्म से 2 वर्ष तक यह चलता है। ठीक है, इसमें बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। अपने 2 वर्ष तक का बालक देखा होगा तो वो अपने सेंसेस से सीखता है। ठीक है, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ये आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें संवेदी पेशीय अवस्था में कौन कौन सा गुण आता है ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संवेदी पेशीय अवस्था पहली ही स्टेज है आपकी, पहली ही अवस्था है जन्म से 2 वर्ष तक का। इसमें देखिए वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है बच्चे के अंदर। देखिए वस्तु स्थायित्व का गुण क्या होता है, वस्तु स्थायित्व बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, अनगिनत बार। ऑब्जेक्ट्स परमानेंस, देखिए इसमें गुण भी आ जाता है इसके अंदर। और देखिए जैसे कोई भी चीज होती है कि कहीं भी रखी होती है, ठीक है, तो वो बालक वो चीजें जो है उसके अंदर वो सेट हो जाते हैं। जैसे देखिए आपने छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल खेला होगा, जैसे मम्मी पर्दे के पीछे आती हैं, पर्दा लगा लेती है, उसके बाद पर्दा हटाती है, कहती हैं ता बोलती है ना, तो वो बच्चा जो है बालक एकदम से खुश हो जाता है, सोचता है कि मम्मी चली गई थी फिर मम्मी कहीं से सामने आ गई। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण जो है आ भी जाता है इसके अंदर और नहीं भी होता, दोनों का गुण इसी में होता है। तो अगर आपसे ऑब्जेक्ट परमानेंस पूछता है तो वो आपका जन्म से 2 वर्ष में ही आएगा। ठीक है, कोई वस्तु जहां भी रखी होती है वो बालक उसको ढूंढ लेता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो आ जाती है, वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। ठीक है, संवेदी पेशीय अवस्था में देखिए बच्चा अनुकरण करना सीखता है। अनुकरण, अगर किसी को आपको कुछ भी करना देखता है, जैसे आप कोई भी काम कर रहे होते हैं तो वो दूसरे दिन वही काम करने लगता है, अनुकरण करने लगता है। मतलब आपको देखकर बच्चा नकल करता है, किसी भी एक्टिविटी को देखकर। देखिए यहाँ पे नकल कर रहा है, जैसे कि इसके पापा चाय पी रहे हैं वैसे ये भी चाय पी रहा है। ठीक है, जैसे इसकी मम्मी कह रही है वैसे ये भी कर रहा है। आपको कुछ भी करते, आपको मेकअप करते देख लेगा तो वो भी मेकअप करने लग जाएगा। ठीक है, उसको भले ही उसको कुछ ना पता हो, ठीक है, काजल कहाँ लगा लेगा, ठीक है, पाउडर कहाँ लगा लेगा, पाउडर सर में लगा लेगा, लेकिन वो अनुकरण करके सीखता है बच्चा। ठीक है, बच्चा नकल करके सीखता है। आपको देखकर बच्चा नकल करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चा अनुकरण करके किस अवस्था में सीखता है, तो फर्स्ट स्टेज में सीखता है। ठीक है, संवेदी पेशीय अवस्था में देखिए बच्चा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करना सीख जाता है। देखिए लक्ष्य निर्देशित व्यवहार क्या होता है, जैसे आपका कोई लक्ष्य है, जैसे आपका लक्ष्य है सीटेट पास आउट करना है, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब लेना है, तो बच्चा अभी छोटा है, जन्म से 2 वर्ष तक का, अभी उसको इसके बारे में कुछ नहीं पता। उसके बारे में ये पता होता है कि बॉटल कहाँ पे रखी है, वो उसके लिए लक्ष्य यही है, दूध का बॉटल कहाँ रखा है, वो जाके दूध का बॉटल ही उठाएगा, उसका लक्ष्य वही है। ठीक है, अभी बच्चा छोटा, अभी उसको कुछ नहीं पता है। ठीक है, उसका ये नहीं गोल होगा कि उसको सीटेट क्वालिफाई करना है, एग्जाम देना है, तो अभी उसको कुछ नहीं पता होता। तो उसके
हिसाब से जो उसका लक्ष्य निर्देशित व्यवहार यही होता है कि कोई भी वस्तु अगर कहीं भी रखी हुई है तो उसको अगर लेना है तो उसका गोल वही होता है, वो किसी भी तरह वो चल के या घसड़ के किसी भी तरह जाएगा, वो दूध का बॉटल ले लेगा। तो वो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करने लगता है कब? संवेदी पेशीय अवस्था में, पहली स्टेज में। ठीक है, तो पहली स्टेज में ये 3 गुण होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। संवेदी पेशीय अवस्था की विशेषताएं यही होती है, पहली की वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, ठीक है, अपने सेंसेस से सीखता है और अनुकरण करके सीखता है, इमिटेट करके सीखता है। आपको देखेगा जैसे आप करते हो वैसे वो भी करने लगता है। वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, कोई भी वस्तु जहाँ रखी होती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस उसके अंदर आ जाती है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, उसके अंदर व्यवहार, अगर दूध को बॉटल इसको लेना है तो उसके पास वही लक्ष्य है, तो वो उस गोल को जो है वो अचीव करेगा, दूध का बॉटल लेगा, उसके लिए वही लक्ष्य होता है। अभी बच्चा छोटा है, तो ये संवेदी पेशीय अवस्था की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं, आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, अब दूसरी स्टेज हम पढ़ेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इंग्लिश में ज़रूर याद करिएगा, हिंदी में 2-3 नाम आपको मिल सकते हैं। तो ये 2 से 7 वर्ष तक आपका चलेगा। पहले देखिए इसके अंदर क्या गुण होता है कि एनिमिज्म का गुण होता है, निर्जीव को भी ये सजीव समझता है। कैसे कि देखिए अगर छोटा बालक 2 से 7 वर्ष का बालक अगर जा रहा होता है, कहीं भी गिर जाता है, दरवाजे पे अगर उसका सर लग गया तो रोने लगता है। उसके बाद अगर आप कहोगे, वो ये नहीं जानता कि दरवाजे में जान है, वो बोले, अगर आप बोल दोगे लो इसको मैंने दरवाजे को मार दिया अब तुम चुप हो जाओ, तो वो चुप हो जाएगा, क्योंकि वो ये समझता है कि दरवाजे में जान है। तो मतलब वो निर्जीव को सजीव समझता है। जैसे कि वो देखिए इसके अंदर देखिए इसको पट्टी किया हुआ है, तो बालक ये समझ रहा है कि इसमें जो है वो जान है। ठीक है, तो ये निर्जीव को सजीव समझता है। ठीक है, तो जीववाद का गुण ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या होता है, अहम केंद्रित ईगोसेंट्रिज्म। ये आपके जीन प्याजे बात करते हैं ईगो सेंट्रिज्म के बारे में। ठीक है, ईगो सेंट्रिज्म क्या होता है, जैसे बच्चा ये सोचता है कि जो मैं सोचता हूँ वैसे सारी दुनिया सोचती है। ठीक है, बच्चा ऐसा सोचता है जो वो कर रहा है वही सही है, बाकी सब गलत है। यही आपका क्या होता है, ईगो सेंट्रिज्म होता है, अहम केंद्रित होता है। जो वो कर रहा है वही सही है, बाकी सब गलत है। वो खुद को सेंटर में रखता है, बाकी सबको वो सोचता है मैं ही हूँ, जो सोचता हूँ वही सही होगा। ठीक है, तो ईगो सेंट्रिज्म होता है, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आएगा, 2 से 7 वर्ष में आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए तीसरा गुण क्या आता है इसके अंदर, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में इसके अंदर इरिवर्सिबिलिटी का गुण होता है। ठीक है, ये नहीं समझ पाता कि बर्फ जो है वो पानी जो है वो बर्फ बन सकता है, बर्फ दोबारा से पानी बन सकता है। इसके अंदर इरिवर्सिबिलिटी मतलब बच्चे इसमें परिवर्तन नहीं कर पाते। अगर आप 2 + 5 = पूछोगे तो वो 7 बता देगा, लेकिन इसको पलट दोगे 5 + 2 पूछोगे तो वो नहीं बता पाएगा। ठीक है, 2 से 7 वर्ष का बच्चा। ठीक है, तो इसके अंदर इरिवर्सिबिलिटी पाई जाती है, अपरिवर्तनशीलता पाई जाती है। रिवर्सिबिलिटी कब मिलेगी, ये आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में इसके अंदर ये आ जाएगा, तब वो समझेगा कि पानी जो है वो बर्फ बन सकता है और बर्फ दोबारा से पानी बन सकता है। लेकिन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में उसके अंदर ये कमी होती है। देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में लगभग उसके अंदर सारी चीजें कमियां ही होती हैं। ठीक है, इसके अंदर ये नहीं होता कि इसको ये नहीं समझ होती कि पानी बर्फ बन सकता है, बर्फ दोबारा से पानी बन सकता है। अगर आप 2 + 5 = 7 पूछोगे, उसको उल्टा कर दोगे, 5 + 2 पूछोगे तो वो बालक नहीं बता पाएगा। तो इरिवर्सिबिलिटी का गुण होता है इसके अंदर 2 से 7 वर्ष में। ठीक है, सारी कमियां ही इसके अंदर पाई जाती हैं 2 से 7 वर्ष में, जैसे अहम केंद्रित होता है बालक। ठीक है, 2 से 7 वर्ष में। और देखिए ये भी कमी पाई जाती है, जीववाद को निर्जीव को सजीव समझता है, तो सारी कमी होती है 2 से 7 वर्ष में। ठीक है, तीसरी स्टेज आपकी आएगी, देखिए हमने केंद्रीकरण पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये तो तीसरा लिखा हुआ है। देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको हमने पढ़ा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में देखिए केंद्रीकरण, देखिए सेंट्रेशन का गुण इसके अंदर, देखिए एक समय में केवल एक ही विशेषता पर ध्यान कर पाता है। जैसे कि अगर आप कोई भी चीज दोगे तो वो केवल एक टाइम पे एक ही चीज पे फोकस कर पाता है। जैसे फोन है तो उसको केवल गेम खेलना है, केवल उसको यही पता होता है, ये नहीं पता है कि फोन से कितना क्या क्या हो सकता है। केवल एक टाइम पर एक ही चीज को फोकस कर पाता है।
ठीक है, जैसे उसका काम है गेम खेलना, तो एक टाइम पर केवल एक ही चीज़ पर ये फोकस कर पाता है, उसके अलग अलग पहलू को जान नहीं पाता है, तो वही होता है केंद्रीकरण, एक समय में केवल एक ही विशेषता पर ध्यान दे पाता है। ठीक है, सेंट्रेशन। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये तीसरी स्टेज है, यहाँ पे दूसरा लिखा हुआ है, यहाँ दूसरी स्टेज नहीं, ये तीसरी है। ठीक है, तीसरी स्टेज आपकी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष तक आपका चलेगा। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज पर चिंतन कर सकता है, अर्थात मूर्त तर्क कौशल विकसित हो जाता है। मतलब मूर्त में क्या होता है, जो चीजें उसके सामने होती है वो चीजें वो देख सकता है। ठीक है, इसके अंदर ये समझ आ जाती है, देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, कि जैसे ये बॉटल छोटा है और ये बॉटल जो है इसका देखिए ये थोड़ा, ये देखिए लंबाई में है और ये चौड़ाई में है, तो इसके अंदर ये समझ आ जाती है कि हाँ जितना पानी इसमें है उतना पानी इसमें है। ठीक है, लेकिन जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में उसको ये नहीं पता होता कि, उसको ये समझ होती है कि जो बॉटल इतना लंबा होगा उसमें पानी ज़्यादा होगा, जो बॉटल ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे होगा उसमें पानी कम होगा। तो वो जो चीज़ें बड़ी होगी उसको ये समझ होती है कि उसमें पानी ज़्यादा होता है, लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा ये समझ जाता है कि इसको ये समझे कि दोनों में पानी जो है वो इक्वल है। संरक्षण का गुण आ जाता है, कंजर्वेशन आ जाता है, कि बच्चा यह समझने लगता है कि किसी वस्तु का आकार रूप बदलने से उसकी मात्रा या आयतन नहीं बदलता है। मतलब ये बॉटल छोटा है और इसकी देखिए चौड़ाई, तो उसको ये समझ हो जाती है कि किसमें कितना पानी है। लेकिन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में उसको जो चीज़ें बड़ी लगेंगी लंबाई में उसमें पानी ज़्यादा होगा, और जो चीज़ें ऐसे चौड़ाई में होंगी अगर उसमें पानी भी उतना होगा तो उसको ये पता होगा कि इसमें पानी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपका पूर्व संक्रियात्मक में आता है, लेकिन जब उसको ये समझ आ जाती है कि किसमें पानी कितना आता है, दोनों में पानी इक्वल है, तो ये आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएगा, तीसरी स्टेज में आएगा। ठीक है, परिवर्तन रिवर्सिबिलिटी का गुण आ जाता है। देखिए दूसरी स्टेज में आपका इरिवर्सिबिलिटी था, लेकिन रिवर्सिबिलिटी कब आ जाती है, तीसरी स्टेज में आ जाती है। उसको ये समझ आ जाता है कि ये बर्फ जो है वो पानी बन सकता है, और पानी दोबारा से बर्फ बन सकता है, ये आ जाता है, रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। परिवर्तनशीलता आ जाती है कि मानसिक रूप से क्रिया को परिवर्तन करने में सक्षम हो जाता है। ठीक है, कि बर्फ पानी बन सकता है और पानी दोबारा से बर्फ बन सकता है, तो ये आपका रिवर्सिबिलिटी का गुण है। ठीक है, वर्गीकरण, देखिए वर्गीकरण कर लेता है बालक। इसमें वर्गीकरण क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, कि वर्गों या श्रेणियों को गुणों के आधार पर अलग अलग कर लेता है। ठीक है, जैसे कि इसके देखिए 4 कोने हैं तो इसको अलग कर लेगा, इसके 3 कोने हैं, 3 साइड्स हैं तो इसको अलग कर लेगा, इसके 5 साइड हैं तो इसको अलग कर लेगा। यहाँ कलर के हिसाब से अलग कर लेगा, ये रेड कलर के अलग कर लेगा, ग्रीन का अलग कर पाएगा ना, ब्लू का अलग कर पाएगा, ब्लैक का अलग कर पाएगा, तो ये सारी चीज़ें अलग कर सकता है। क्लासिफिकेशन का गुण आ जाता है कब, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में देखिए सीरिएशन भी आ जाता है, कि बढ़ते और घटते क्रम में भी लगा पाएगा, जैसे 1 2 3 4, तो ये बढ़ते और घटते क्रम में लगा पाएगा कब, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में 7 से 11 वर्ष। क्रमबद्धता का गुण आ जाता है, सीरिएशन का गुण आ जाता है, वस्तुओं के संग्रह को एक व्यवस्थित क्रम में लगाना, मतलब घटते और बढ़ते क्रम में बच्चा लगा लेगा तीसरी स्टेज में 7 से 11 वर्ष में। ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था चौथी स्टेज आपकी है, इसमें बच्चा जो है वो गणित की जो चीज़ें नहीं भी देख सकता है उसके बारे में भी सोच सकता है, जैसे गणित के सवालों को भी वो लगा सकता है। ठीक है, इस अवस्था में मानसिक क्षमता को अधिकतम स्तर तक विकसित किया जा सकता है। निगमनात्मक तर्क, डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क आ जाता है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, निष्कर्ष निकालना समस्या को आसान बनाता है। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें बच्चे अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। अमूर्त चिंतन मतलब जो चीज़ें उसको दिखाई नहीं देती उसके बारे में भी बच्चा चिंतन करने लगता है, वो आपका 4th स्टेज हो जाएगा। अब्स्ट्रैक्ट या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं 11 से 15 वर्ष तक का। ये आपकी 4 स्टेजेस प्याजे ने दी हुई है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपने समझा होगा तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। हमने एक जीन प्याजे से सारे क्वेश्चन लगवाए हुए हैं, 2011 से 23-24 तक के सारे क्वेश्चन हमने लगवाए हुए हैं। प्लेलिस्ट जाके चेकआउट करिएगा, आपको ज़रूर मिलेगा। सॉल्व करिएगा, आपके सारे प्रीवियस ईयर सेट जो है वो जीन प्याजे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब दूसरा हम पढ़ेंगे वाइगोत्स्की का सिद्धांत। वाइगोत्स्की ने देखिए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया हुआ था, वाइगोत्स्की सोशियो कल्चर थ्योरी। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया हुआ है, ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन
पूछ लेता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वाइगोत्स्की के बारे में। ये जो है स्टेजेस में बात नहीं करते हैं। जो स्टेजेस में बात नहीं करेगा वो बोलेगा कि विकास जो है वो सतत प्रक्रिया है, क्योंकि वो ये नहीं बोलता कि फर्स्ट स्टेज में इतना विकास होगा, सेकंड में इतना होगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, विकास जो है वो सतत होता है। ठीक है, जैसे प्याजे के अकॉर्डिंग आप बोलोगे तो विकास असतत प्रक्रिया है। वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। यह रूस में निवास करते थे। ठीक है, इनकी बहुत जल्दी डेथ हो गई थी। ठीक है, वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते थे। ये सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है, SCL पर ज्यादा फोकस करते हैं। बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछे गए, बस अगर आपको ये भी पता है SCL मतलब S फॉर सोशल, C फॉर कल्चर, L फॉर लैंग्वेज को ये बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, इससे बहुत बार क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, हमने लगवाया भी हुआ है। वाइगोत्स्की एक सामाजिक रचनावादी थे। वाइगोत्स्की कहते हैं बच्चे का विकास समाज में ही संभव है। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास सामूहिक प्रक्रिया द्वारा संभव हो पाता है। बच्चे समूह में आपस में कोलैबोरेट करके, ठीक है, सहयोग करके बच्चे सीखते हैं। बच्चे समाज में एक दूसरे से इंटरेक्ट करके सीखते हैं। ये समाज, संस्कृति, भाषा को ज्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार विकास जो है सतत प्रक्रिया है, मतलब ये स्टेज में बात ही नहीं करते, तो इनके अकॉर्डिंग विकास सतत प्रक्रिया। जबकि प्याजे स्टेजेस में बात करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि फर्स्ट स्टेज में इतना विकास होगा, सेकंड में इतना होगा, तो उनके अकॉर्डिंग विकास असतत प्रक्रिया है। ठीक है, अब देखिए वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये जो है समाज, संस्कृति और भाषा, तीन चीजों को बहुत महत्व देते हैं। अगर आपको तीन चीजें पता है तभी आप आंसर 90 नंबर तक के जितने भी क्वेश्चन होते हैं आप इनका हल कर पाओगे। ठीक है, ये समाज, संस्कृति, भाषा को ज्यादा महत्व देते हैं, जबकि आपके प्याजे वो लैंग्वेज को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। ठीक है, लेकिन आपके वाइगोत्स्की जो है वो भाषा, क्योंकि देखिए भाषा के माध्यम से ही हम आपको ये क्लासेस जो हैं वो बता पा रहे हैं, चीज़ों को समझा पा रहे हैं लैंग्वेज के माध्यम से ही, तो ये भाषा को ज़्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, लैंग्वेज को ज़्यादा महत्व देते हैं। बच्चे समाज में रहकर ही सीखते हैं। ठीक है, बच्चे को समाज में आपस में कोलैबोरेट करके, सहयोग करके, ठीक है, इंटरेक्ट करके सीखते हैं। और समाज, संस्कृति भी बहुत महत्वपूर्ण उसकी भूमिका होती है सीखने में। देखिए अलग अलग संस्कृति में, जैसे हर जगह की अलग अलग संस्कृति होती है, संस्कृति का भी प्रभाव होता है बच्चे पर, और भाषा, लैंग्वेज का तो प्रभाव होता ही है, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही हम आपसे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये समाज, संस्कृति और भाषा को बहुत महत्व देते हैं। ठीक है, इन्होंने भाषा के 3 प्रकार बताए हुए हैं। देखिए पहले की सामाजिक वाक, सोशल स्पीच क्या होता है, इसमें बच्चा दुनिया से, संसार से बातें करना शुरू कर देता है। जैसे कि घर में मम्मी से कहता है मम्मी खाना दीजिए, तो वो सामाजिक वाक, इसमें बच्चा दुनिया, संसार से बातें करना शुरू कर देता है। वही आपकी क्या होती है, सोशल स्पीच होती है। दूसरा देखिएगा आंतरिक वार्ता क्या होता है, निज वाक क्या होता है, प्राइवेट स्पीच क्या होती है। ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर आपने PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाया होगा तब आपको जरूर पता होगा। वाइगोत्स्की के अनुसार देखिए निज वाक्य क्या होता है, प्राइवेट स्पीच क्या होती है। जैसे वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे खुद से बोल बोलकर जब बातें करते हैं, अपने कार्यों की योजना बनाते हैं, तो इस क्रिया को वाइगोत्स्की स्वनियमन कहते हैं, सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं। जबकि प्याजे क्या बोलते हैं, ईगो सेंट्रिज्म बोलते हैं, और वाइगोत्स्की आपके सेल्फ रेगुलेशन, स्वनियमन बोलते हैं। जैसे ये खिलौना खेल रही है तो ये खुद से बोल बोल कर काम कर रही है। ठीक है, जब वो खुद से बोल बोल कर बातें करती है, बोल बोल कर जब बातें करती है तब प्राइवेट स्पीच हो जाएगी। इसके बाद अभी आप साइलेंट इनर स्पीच पढ़ोगे तो उसमें बच्चे मन में, बोला नहीं जाता, उसमें मन में, जब बच्चा खुद मन में बोलता है तो वो आपका साइलेंट इनर स्पीच होता है। लेकिन यहाँ पे बोल बोल कर बातें करता है, अपने कार्यों की योजना बनाता है, तो वो आपका प्राइवेट स्पीच होता है, निज वाक होता है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए तीसरा क्या है, मौन वार्ता, साइलेंट इनर स्पीच। इसमें बच्चा, देखिए बच्चा मौन रूप से खुद से बातें करता है, ये अंदर अंदर ही खुद से मौन रूप से बातें कर रहा है, तो ये आपका साइलेंट इनर स्पीच है। इसमें बोल बोल कर बातें नहीं करता है, तो यही इसका डिफरेंस होता है। ठीक है, स्कैप फोल्डिंग के बारे में बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि वाइगोत्स्की ने कहा हुआ है। स्कैप फोल्डिंग क्या होती है, स्कैप फोल्डिंग देखिए एक अस्थायी मदद होती है। ठीक है, स्कैप फोल्डिंग मतलब ढांचा, मचान, अस्थायी मदद। जैसे इसको देखिए साइकिल चलानी आती है, अगर थोड़ा सा अगर इसको एक बार हेल्प कहाँ तक दी जाती है, जैसे आप बच्चा कहीं भी अटक रहा है, जैसे कहीं भी बच्चा स्टेज पे खड़ा हुआ है, उसको स्टार्टिंग का शब्द नहीं आ रहा, अगर आप थोड़ा सा बता दोगे उसको तो वो पूरा जो है वो कर लेगा अपना। ठीक है, जब उसका हिंट थोड़ा सा भी मिल जाता है, वही आपकी क्या होती है, स्कैप फोल्डिंग होती है। समस्या समाधान की शुरुआत में
नाजुक परिस्थितियों पर इशारा देना या किसी अन्य प्रकार की शुरुआती सहायता उपलब्ध कराना स्कैफ फोल्डिंग कहलाता है। जैसे एक बालक को साइकिल चलाना सिखाना या मंच पर बालक द्वारा बोली जाने वाली लाइन के शुरुआती शब्द बताना, ठीक है, स्टार्टिंग का। अस्थायी थे, अस्थायी मदद, जैसे आप कोई भी चीज़ क्वेश्चन लगा रहे हो, सवाल लगा रहे हो, थोड़ा सा अगर आपको हिंट मिल जाए तब आप पूरा क्वेश्चन लगा सकते हो, तो अस्थायी मदद होता है आपका स्कैफ फोल्डिंग। जैसे आप सीटेट क्वालिफाई कर सकते हो अगर आपको थोड़ा सा स्कैफ फोल्डिंग मिल जाए, ठीक है, तो वो आपका स्कैफ फोल्डिंग होता है, मदद होती है, अस्थायी मदद होता है स्कैफ फोल्डिंग, ठीक है। स्कैफ फोल्डिंग से बहुत बार आपके सीटेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एक आपका होता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, संभावित विकास का क्षेत्र, जिसे आप ZPD बोलते हो, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देखिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, जैसे कि आपको दिल्ली जाना है तो आप कानपुर तक तो जा सकते हो, लेकिन कानपुर से दिल्ली जब तक आपको हेल्प नहीं मिलेगी तब तक आप जा ही नहीं सकते, ठीक है। तो आपको इलाहाबाद जाना है, आप कानपुर तक जा सकते हो, आप कानपुर तक जा सकते हो, ठीक है, लेकिन दिल्ली नहीं जा सकते जब तक आपको मदद नहीं मिलेगी। तो जब किसी की मदद मिल जाएगी तो यहाँ से आप दिल्ली पहुँच सकते हो। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही आपका ZPD होता है, मतलब ये आपके एक जोन में है। अब ये तो नहीं है कि आपको हम सीटेट आप पास आउट करना चाहते हो तब हम आपको, देखिए, आपको हम हेल्प दे सकते हैं, लेकिन अब ये नहीं कि हम आपको सीट एकदम से साइंटिस्ट ही बना देंगे जो कि आपके जोन के बाहर ही होगा। तो वही होता है संभावित विकास का क्षेत्र। हम आप SB स्मार्ट स्टूडेंट चैनल से पढ़ोगे तब आप सीटेट क्वालिफाई कर लोगे, लेकिन ये नहीं है कि आप एकदम से साइंटिस्ट ही बन जाओगे, वो आपके जोन के बाहर होगा। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यही है कि आप कानपुर जैसे जा सकते हो लेकिन दिल्ली नहीं जा सकते जब तक आपको हेल्प नहीं मिलेगी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही आपका ZPD कहलाता है। बालक जहाँ तक खुद से पहुँच सकता है तथा जहाँ तक वयस्क की सहायता से देकर पहुँचा जा सकता है, इन दोनों के बीच का खाली क्षेत्र समीपस्थ संभावित विकास का क्षेत्र कहलाता है। बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ZPD क्या होता है। देखिए, स्कैफ फोल्डिंग क्या थी, केवल आपको थोड़ा सा हिंट मिलना था, वो अस्थायी मदद थी, लेकिन यहाँ पे आप एकदम से जा ही नहीं सकते जब तक आपको हेल्प नहीं मिलेगी। तो ये आपका ZPD होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब देखिए MKO क्या होता है, मोर नॉलेजेबल अदर आपके लिए क्या हो जाएगा, जो चीज़ें आप किसी अदर, जैसे आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो ये आपके लिए मोर नॉलेजेबल अदर है। आप हमसे बड़े भी हो सकते हो, जो भी कोई पढ़ रहा होगा हमसे, वो हमसे बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन हाँ, मैं उसके लिए क्या होंगी, मैं तो मोर नॉलेजेबल अदर हूँ ना। उसके तो बालक उसी से सीखते हैं जो उनसे ज़्यादा जानकार होता है, जैसे माता पिता, दादी दादा, भाई बहन, शिक्षक या ज़्यादा बुद्धिमान सहपाठी, ठीक है। जो चीज़ें आप किसी अदर से सीख रहे हो, वो कोई, जैसे हम आपको सीटेट पढ़ा रहे हैं तो हम आपके लिए मोर नॉलेजेबल अदर हो जाएंगे। यूट्यूब आपके लिए कोई भी चीज़ कहीं से भी सीख रहे हो तो वो आपके लिए मोर नॉलेजेबल अदर, जो चीज़ें आपसे कोई भी ज़्यादा जानता हो वो आपको बता रहा है तो वो आपके लिए मोर नॉलेजेबल अदर हो जाएगा। तो ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, MKO मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत ये खत्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे तीसरी थ्योरी आपकी कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, क्योंकि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, ठीक है। प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, ठीक है। उसके बाद वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया और आपके कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इन्होंने 3 लेवल दिया हुआ है और 6 स्टेज दी हुई है, मतलब हर लेवल में आपको 2 स्टेजेस मिलेंगी, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इस थ्योरी को भी हम समझेंगे, कंप्लीटली खत्म करेंगे, ठीक है। 1 घंटे में आपकी तीनों थ्योरी कंप्लीट खत्म हो जाएगी, ठीक है। देखिए, ये आपके कोहलबर्ग हैं, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है, ठीक है। नैतिकता क्या होती है, जैसे सच बोलना अच्छी बात है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो ये सारी क्या है, ये नैतिकता है ना। नैतिक विकास एक ऐसा विकास है जिसमें बच्चे सही तथा गलत व्यवहार के बीच अंतर करके उनके अनुरूप अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, वही आपका क्या होता है, नैतिकता कहलाती है। सही गलत को समझना ही नैतिकता कहलाती है। कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है, ये भी आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। आगे समझेंगे, इन्होंने 3 लेवल दिया हुआ है। तो थ्योरी को समझने से पहले इनके द्वारा कुछ वर्ड दिए गए हैं, वो समझेंगे कि नैतिक तर्क क्या होता है, नैतिक दुविधा क्या होती है, ठीक है। आपने हिंज की कहानी, इनके लिए हिंज की कहानी बहुत फेमस हुई, तो इसी कहानी से इन्होंने ये थ्योरी बनाई हुई है, ठीक है।
देखिए नैतिक तर्क क्या होता है, मोरल रीजनिंग क्या होती है। देखिए सही और गलत के बारे में जब आप होने वाली तार्किक जब चिंतन की प्रक्रिया करते हो तो वही क्या होता है, नैतिक तर्क होता है। देखिए सही गलत के बारे में, जो सही गलत के बारे में बताता है वही आपकी नैतिकता कहलाती है। तो जब हम सही गलत के बारे में चिंतन करेंगे, तर्क करेंगे, तो वही आपका क्या होता है, नैतिक तर्क होता है, मोरल रीजनिंग होता है। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है जब हम थिंक करते हैं तो वही आपका क्या होता है, मोरल रीजनिंग होती है। नैतिक दुविधा क्या होती है, अब देखिए दुविधा क्या होती है। देखिए आपने सुना होगा हिंज की कहानी, कैसे, देखिए हिंज एक व्यक्ति होता है, ठीक है, और उसकी पत्नी होती है। तो हिंज की कहानी इसलिए फेमस हुई है, तो इसकी पत्नी बहुत बीमार रहती है, बहुत ज़्यादा बीमार रहती है, बिल्कुल मरने की स्थिति में रहती है। तो हिंज को जो है, इसको दवा जो है कहीं भी इसके साइड से कहीं नहीं मिलती, बस एक ही केमिस्ट के पास दवा मिलती थी। ठीक है, और वो केमिस्ट जो है वो दवाई का जो दाम था वो 10-20 गुना ले रहा था। ठीक है, तो हिंज के पास इतना पैसा नहीं था, उसके पास आधा ही पैसा था। तो वो केमिस्ट के पास गया, बोला कि मुझे दवा चाहिए, और वो आधा पैसा दे रहा था, बोला कि आधा बाद में ले लीजिएगा। लेकिन वो केमिस्ट जो था वो कह रहा था कि ये मैं ही दवा बनाता हूँ, मेरे पास ही दवा है, पैसा कमाने के लिए मैं बनाता हूँ, कैसे तुमको दवा दे दूँ। तो वो दवा दे नहीं रहा था। अब हिंज बेचारा क्या करता, ठीक है, तो हिंज लास्ट में क्या करता है, हिंज जो है बाद में क्या करता है, तो वो दवा ले आता है, चुरा के ले आता है, और उसकी बीवी जो है वो बच जाती है। ठीक है, तो बहुत देखिए अलग अलग एज के लोग अलग अलग जो है इसका कारण देंगे। कोई बोलेगा कि हाँ, क्योंकि हिंज के पास दो ही ऑप्शन था, क्योंकि केमिस्ट जो है वो दवा दे नहीं रहा था। अब हिंज हिंज के पास देखिए दुविधा हो गई, या तो वो जाए दवा चुरा कर लाए, या फिर अपनी बीवी को जो है वो मरता हुआ छोड़ दे। दो ही इसके पास रास्ते बचे। तो देखिए नैतिक यही दुविधा है, ठीक है, यही दुविधा है कि या तो वो अपनी बीवी को जाए मरने के लिए छोड़ दे, या जाए दवा को चोरी कर ले। तो इसमें अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग तर्क देंगे इसका। कोई बोलेगा हिंज को दवा चुरा लेनी चाहिए, क्योंकि मौत से बढ़कर जो है वो चोरी, क्योंकि जो मौत बचा रहा है तो वो चोरी कोई चोरी नहीं होगी, वो कोई ये बोलेगा। कोई बोलेगा कि हिंज को दवा नहीं चुरानी चाहिए थी, तो क्योंकि चोरी तो चोरी होती है ना। तो अलग अलग एज के लोग अलग अलग अपना तर्क देंगे। तो यही क्या है, नैतिक दुविधा है, मोरल डिलेमा है। ठीक है, सही और गलत के बारे में डिसीजन ना ले पाने की स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है। ठीक है, ऐसी स्थिति जिसमें आप फंस जाएं और जहां डिसाइड ना कर पाए कि क्या करना सही होगा क्या करना गलत होगा। तो मतलब जैसे हिंज बाद में हिंज क्या करता है, दवा को चुरा लेता है और इसकी बीवी जो है वो बच जाती है। अब क्योंकि केमिस्ट दवा दे नहीं रहा था, पैसे इसके पास थे नहीं, तो अब ये तो दो ही रास्ते इसके पास बचे ना, दुविधा बची इसके पास, नैतिक दुविधा। ठीक है, तो यही आपकी नैतिक दुविधा होती है, मोरल डिलेमा होती है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। अब देखिए कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को 3 स्तर मतलब 3 लेवल और 6 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है, जो कि आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए 3 लेवल, हर लेवल में आपका 2 स्टेज मिलेगा। जैसे फर्स्ट लेवल आपका प्री कन्वेंशनल लेवल है, दूसरा आपका कन्वेंशनल लेवल है, और थर्ड आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है। तो इस देखिए हर लेवल में आपको 2 स्तर मिल रहा है, 2 स्तर 2 स्तर, तो मतलब 3 लेवल 3 स्तर और 6 अवस्था दी हुई है कोहलबर्ग ने। ठीक है, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। ठीक है, पहले लेवल में आपको 2 स्टेजेस मिलेंगे, दंड एवं आज्ञाकारिता, ठीक है, और व्यक्तिगतता और आदान प्रदान उन्मुखता। दूसरे लेवल में आपको 2 स्टेज मिलेगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, या कानून तथा सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास मिलेगा। तीसरे लेवल में आपको 2 स्टेज मिलेगी, सामाजिक अनुबंध या व्यक्तिगत अधिकार अभिविन्यास, सार्वभौमिक सिद्धांत अभिविन्यास। ठीक है, तो 3 लेवल हैं आपके, और हर लेवल में आपको 2-2 स्टेजेस मिलेंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट भी पूछा हुआ है। तो हम पहले फर्स्ट लेवल देखेंगे और उसका 2 स्टेज पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरा लेवल, उसके बाद तीसरा लेवल पढ़ेंगे। देखिए जो फर्स्ट लेवल है आपका, जो आपका फर्स्ट लेवल है प्री कन्वेंशनल है जो आपका, ये देखिए जो प्री कन्वेंशनल है, इसमें बच्चा जो है वो खुद के बारे में सोचता है, दंड से बचने के लिए कार्य को करता है। ठीक है, ये 2 स्टेज रहेगा। और दूसरा जो आपका है कन्वेंशनल लेवल, इसमें बच्चा समाज के देखिए सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो है ये कार्य करेगा। और थर्ड जो लेवल है आपका पोस्ट कन्वेंशनल, ये जो है वैल्यू के लिए कार्य करता है। जैसे अगर बड़ी संख्या में किसी का अगर भला हो रहा है, जैसे कि महात्मा गांधी ने किया आज़ादी के लिए, तो अपनी जान को दांव पे लगाकर इन्होंने देश को आज़ाद कराया। तो ये आपका फोर्थ
थर्ड में आएगा, फोर्थ में नहीं आएगा, ये थर्ड में आएगा आपका। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस हैं आपकी, 3 लेवल हैं, 6 स्टेजेस हैं। ठीक है, 3 लेवल हैं, प्री कन्वेंशनल हो जाएगा, कन्वेंशनल हो जाएगा, पोस्ट कन्वेंशनल हो जाएगा, और ये आपके 6 स्टेजेस हो जाएंगी। ठीक है, इसमें रिवार्ड और पनिशमेंट के लिए फर्स्ट स्टेज में, फर्स्ट लेवल में, और दूसरे लेवल में एक्सटर्नल के लिए, मतलब सोशल, समाज के लिए। ठीक है, और थर्ड लेवल में इसका क्या होगा, पर्सनल एथिक्स, मतलब इंसान का भी खुद के इंडिविजुअल राइट्स हैं, तो ये आपका थर्ड में जाएगा। ठीक है, हम एक एक लेवल को लेंगे और उसके स्टेजेस को पढ़ते चलेंगे। तो पहला लेवल आपका पूर्व परंपरागत स्तर है, प्री कन्वेंशनल लेवल है, इसमें आपका 2 स्टेज आएगा। ठीक है, ये 3 से 10 वर्ष तक चलता है। उसके बाद दूसरा आपका आएगा, फिर तीसरा आएगा। तो वर्ष जो है, वर्ष से क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट लेवल जो है वो 3 से 10 वर्ष तक, इस चरण के 2 उप चरण होते हैं। लेवल फर्स्ट प्री कन्वेंशनल लेवल में 2 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, और दूसरी स्टेज है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट स्टेज पढ़ेंगे और साथ में समझेंगे। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, इसमें बच्चा दंड से बचने के लिए कोई काम करता है। ठीक है, कोई भी काम करता है तो सिर्फ दंड से बचने के लिए। आपको सीटेट क्वालिफाई करना है, नहीं तो आपको क्या पड़ेगा, आपको मार पड़ेगी। मार से बचने के लिए आपको सीटेट क्वालिफाई करना है। आप रोड पे जा रहे हो, सीट बेल्ट इसलिए लगा रहे हो, नहीं तो आपको क्या हो जाएगा, चालान हो जाएगा, इसलिए बेल्ट लगा रहे हो। तो दंड से बचने के लिए हेलमेट इसलिए लगा रहे हो, दंड से बचने के लिए। ठीक, जो काम आप दंड से बचने के लिए करते हो, जैसे कि ये बच्ची जो है खा नहीं रही है, लेकिन दंड से बचने के लिए ये खाएगी, तो दंड से बचने के डर से खा रही है, तो वो आपका फर्स्ट स्टेज में आएगा। दंड एवं आज्ञाकारिता, उन्मुखता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, मतलब दंड से बचने के लिए ये आज्ञा का पालन करेगी। सही गलत कुछ भी नहीं है, सिर्फ वही काम नहीं करना है जिससे उसको दंड मिलेगा। ठीक है, दंड से बचने के लिए जो काम किया जाता है वो आपका फर्स्ट स्टेज में आएगा। नाम ही इसका है, दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता, मतलब दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करेगी, तो ये आपका फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज पढ़ेंगे, लेवल आपका फर्स्ट है, हर लेवल में 2 स्टेज हैं। सेकंड स्टेज क्या है, व्यक्तिगतता और आदान प्रदान उन्मुखता, मतलब इंडिविजुअलाइजेशन एंड एक्सचेंज ओरिएंटेशन। ठीक है, इसके 2 नाम है, यांत्रिक अभिविन्यास, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, मतलब क्या है, टिट फॉर टैट है। जैसे तुमने हमारी पेंसिल कल तोड़ दी थी, इसलिए मैं आज आपकी पेंसिल तोड़ दूंगी। ठीक है, तुम भी मेरे साथ टिफिन शेयर करो, क्योंकि कल मैंने आपके साथ टिफिन शेयर किया था। ठीक है, तो ये बात इसमें हो जाती है कि मैंने कल तुम्हें अपना टिफिन दिया था, इसलिए आज तुम मुझे अपना टिफिन दो। तो मतलब कोई कार्य इसलिए किया जाएगा कि उसके बदले में आपको कुछ रिवार्ड मिले। ठीक है, जैसे अगर हमने आपसे कुछ सामान मंगाया कि जाओ ये दुकान से सामान ले आओ, उसके बदले में आपको ये चॉकलेट मिलेगी, तब वो काम करेगा। तो वो आपका किस में आएगा, सेकंड स्टेज में आएगा। ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपने किसी को कोई भी चीज़ दिया, जब तक उसके साथ बनती है, जैसे आपने अपनी फ्रेंड को कोई भी चीज़ दी, ठीक है, जब तक तो उसके साथ बनती थी तब तक ठीक है, लेकिन जब आपके साथ उसके साथ लड़ाई हो जाती है, फाइट हो जाती है, उसके बाद बोलते हो कि मेरी चीज़ ये वापस करो। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, व्यक्तिगत और आदान प्रदान उन्मुखता होता है। ठीक है, ये सेकंड स्टेज में जाएगा। दूसरा लेवल आपका क्या है, परंपरागत स्तर, कन्वेंशनल लेवल है, इसमें भी आपका 2 स्टेज आएगा। ठीक है, ये आपका 10 से 13 वर्ष तक चलेगा। इस चरण के भी आपके 2 उपचरण होते हैं। पहला उपचरण जो है वो गुड बॉय गुड गर्ल, ठीक है, और दूसरा क्या है, लॉ एंड सोशल ऑर्डर। ठीक है, गुड बॉय एंड गुड गर्ल, ये स्टेज थर्ड देखेंगे, इसको भी हम समझेंगे। थर्ड स्टेज में क्या होता है, लेवल सेकंड है, स्टेज आपका थर्ड है। इसमें देखिए क्या करता है बच्चा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छे अंतर वैयक्तिक संबंध अभिविन्यास। ठीक है, इसमें देखिए कोई काम बच्चा या बालक कोई भी काम इसलिए करेगा क्योंकि वो दूसरे के लिए अच्छा बनना चाहता है। ठीक है, इसमें देखिए इस बच्ची का फर्स्ट ग्रेड, फर्स्ट परसेंट लाया, क्यों, मम्मी को खुश करने के लिए। ठीक है, अगर किसी कार्य को करने से फायदा नहीं भी हो रहा तब भी उस कार्य को करना चाहिए। अगर कार्य करने से दूसरे की निगाह में हम अच्छा बनते हैं, तो दूसरे की निगाह में अच्छा बनने के लिए अगर कोई कार्य किया जा रहा है तो वो आपका गुड बॉय गुड गर्ल आएगा। अगर आप फर्स्ट ए ग्रेड ला रहे हो तो मम्मी आपकी खुश होंगी। तो मम्मी को खुश करने के लिए आप सीटेट में 90+ अबव ला रहे हो, तो ये आपका थर्ड
स्टेज में जाएगा। ठीक है, कोई भी काम आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि दूसरे के सामने आपको अच्छा बनना है, तो ये आपका थर्ड स्टेज में जाएगा। ठीक है, उसके आगे हम पढ़ेंगे फोर्थ स्टेज में क्या होगा। फोर्थ स्टेज में क्या है, कानून तथा सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास। अब देखिए इसमें क्या है, लॉ एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। मतलब इसमें जो है कोई काम आपको ये नहीं करना, जैसे आपको रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी क्योंकि ये एक नियम है। ठीक है, नियम के विरुद्ध आपको कार्य नहीं करना है, यही आपकी फोर्थ स्टेज है। किसी कार्य को करने से हमारी छवि अच्छी बने, फिर भी उस कार्य को नहीं करना चाहिए। अगर वह कानून के खिलाफ कोई भी चीज़ है तो आपको वो कार्य नहीं करना है। ठीक है, आपको सीट बेल्ट लगाना ही चाहिए क्योंकि ये एक नियम है। ठीक है, नियम के, लेकिन अगर आप दंड से बचने के लिए सीट बेल्ट लगा रहे हो तो वो आपका फर्स्ट स्टेज में चला जाएगा। ठीक है, यही डिफरेंस है। अगर आप दंड से बचने से कोई काम कर रहे हो, दंड से बचने के लिए कोई काम कर रहे हो, तो वो आपका फर्स्ट में चला जाएगा। लेकिन यही नियम ही है। अगर आपका नियम है, आपको आपकी जान भी जा रही है, लेकिन आपको नियम के विरुद्ध जो है वो रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी है, तो ये आपका नियम के विरुद्ध काम नहीं करना है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका फोर्थ स्टेज में जाएगा। तो यही डिफरेंस होता है। दंड से बचने के लिए अगर कोई काम कर रहे हो तो वो फर्स्ट में जाएगा, लेकिन अगर नियम के कानून के खिलाफ आपको कार्य नहीं करना है तो वो आपका फोर्थ स्टेज में जाएगा। ठीक है, तीसरा लेवल पढ़ेंगे लास्ट, और इसमें भी 2 स्टेजेस होती हैं। पोस्ट कन्वेंशनल स्तर है, उत्तर परंपरागत स्तर है, ये 13 वर्ष से अधिक। इसमें भी आपकी 2 स्टेज आएगी, 5th स्टेज और 6th आएगी। 5th में क्या होगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। मतलब नियम तो ठीक है लेकिन इंसान का खुद का भी तो कुछ इंडिविजुअल राइट्स है, जैसे धरना वगैरह होता है, नियम तो ठीक है। जैसे किसान आंदोलन होता है तो नियम तो ठीक है, लेकिन इंसान का खुद का भी तो कुछ इंडिविजुअल राइट्स है, तो ये आपका 5th में जाएगा। और 6th में क्या होगा, इसमें जैसे कि महात्मा गांधी वगैरह जो भी सभी लोगों के लिए जो कार्य किया जाता है, जैसे महात्मा गांधी ने खुद की जान की परवाह किए बिना, ठीक है, देश को आज़ाद कराया, तो ये आपका 6th स्टेज में जाएगा। तो पहले हम 5th को समझेंगे, उसके बाद 6th पे जाएंगे। तो स्टेज 5th देखिएगा, ये क्या है, सामाजिक अनुबंध, संविदा तथा व्यक्तिगत अधिकार। व्यक्तिगत अधिकार मतलब इंडिविजुअल राइट्स। ठीक है, इंडिविजुअल राइट्स मतलब क्या है, अगर कोई कार्य समाज के हित में हो लेकिन कानून रूप से गलत हो तो फिर उसे कर देना चाहिए क्योंकि समाज कानून से बढ़कर है। ये कहा जा रहा है कि कोई कार्य समाज के हित में हो लेकिन कानूनी रूप से गलत हो। 4th में क्या था कि हमें नियम के विरुद्ध कार्य ही नहीं करना था। ठीक है, ये नियम है कि आपको रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी है, लेकिन अगर किसी की जान जा रही है तो जान से बढ़कर तो कानून नियम नहीं है ना। तो ये आपका 5th वही स्टेज होती है कि झूठ बोलना गलत बात नहीं है, अगर झूठ बोलने से किसी की जान बच रही है तो ये आपकी 5th स्टेज में जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो है खुद का ह्यूमन तो राइट्स है, हमारे भी इंडिविजुअल राइट्स हैं, जो कि आंदोलन वगैरह जो भी होते हैं वो आपके 5th स्टेज में आ जाएंगे। ठीक है, कि इंसान का खुद का भी तो कुछ इंडिविजुअल राइट्स है, तो अगर कोई काम समाज के हित में हो रहा है लेकिन कानूनी रूप से गलत है, फिर भी उसे कर देना चाहिए क्योंकि समाज जो है वो कानून से बढ़कर है, तो ये आपका 5th स्टेज में जाएगा। ठीक है, जैसे हिंज की कहानी थी, तो हिंज को दवा चुरा लेनी चाहिए थी क्योंकि क्या था, क्योंकि उसकी बीवी की जान से बढ़कर तो नहीं था। ठीक है, चोरी तो क्योंकि किसी की जान बच रही है तो उन्होंने चोरी कर लिया हिंज ने। ठीक है, तो ये आपका 5th स्टेज में होगा। 6th में क्या होगा कि बड़ी जनसंख्या के लिए कोई भी कार्य करना, तो 6th स्टेज सार्वभौमिक सिद्धांत उन्मुखता, यूनिवर्सल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। स्टेज 6 कोई कार्य कानून एवं समाज के खिलाफ हो तो भी उसे करना चाहिए क्योंकि वह मानवता के हित में हो। इस अवस्था के व्यक्ति सबका भला देखते हैं तथा अपने जीवन की परवाह किए बिना दूसरों को भला करते हैं, वे उदाहरण बन जाते हैं, जैसे महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह और विवेकानंद आदि की तरह। तो इन लोगों ने देखिए समाज के लिए, है ना, समाज के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। ठीक है, लोगों के लिए, व्यक्ति की भलाई के लिए बहुत सारे कह रहे हैं। जैसे महात्मा गांधी ने हम आज़ादी दिलाई तो अपनी जान की परवाह किए बिना इन्होंने बहुत सारे काम किए, तो ये आपका 6th स्टेज में जाएगा। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी ने कार्य किया, रानी लक्ष्मीबाई ने किया, भगत सिंह हो गए, आपके विवेकानंद हो गए, तो ये सब आपके 6th स्टेज में आएंगे। तो जो सबके लिए इसमें होगा। 5th में क्या था कि इंडिविजुअल राइट्स था कि नियम के विरुद्ध आप जा सकते हो, अगर आपका खुद का भी तो इंडिविजुअल राइट्स है। ठीक है, तो झूठ बोलना गलत बात नहीं है, अगर किसी की जान बच रही है तो ये आपका 5th में जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है सबके लिए, भलाई के लिए, ठीक है, सब लोगों की भलाई के लिए, सब लोगों की भलाई के लिए आप मानवता के हित में जो हो वो आप काम कर सकते हो।
भले ही वो कानून और समाज के खिलाफ हो। ठीक है, तो इस अवस्था में जो है व्यक्ति सबका भला देखता है और अपने जीवन की परवाह किए बिना दूसरों का भला करता है। ये आपका 6th स्टेज में जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये थ्योरी आपको कंप्लीट समझ में आई होगी। देखिए, कोहलबर्ग के नैतिक विकास की आलोचनाएं क्या हुई, क्योंकि ये जो नैतिक विकास का सिद्धांत था, देखिए आपने प्याजे को पढ़ा, तो प्याजे का संज्ञानात्मक विकास जो था वो उन्होंने हेरिडिटी को ज़्यादा महत्व दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कहा कि फर्स्ट स्टेज में, मतलब सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे का विकास इतना होगा, प्री ऑपरेशन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे का विकास इतना होगा। तो वो जो है वो हेरिडिटी को ज़्यादा महत्व देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की ने हेरिडिटी को ज़्यादा महत्व नहीं दिया हुआ है, वो समाज, संस्कृति और भाषा को ज़्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, और कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है। देखिए इनकी जो थ्योरी थी वो पूरी तरीके से, देखिए हिंज की कहानी पे कहीं भी नारी के बारे में बात नहीं की गई थी। तो ये नारीवादी एक तो दृष्टिकोण था, और इन्होंने कहा था कि ये सभी संस्कृति में ऐसे ही लागू होता, तो ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि देखिए कैरल गिल्गन थी जो कोहलबर्ग की ही क्या थी, छात्रा थी। इन्होंने सुझाव दिया कि कोहलबर्ग का सिद्धांत न्याय जैसी अवधारणाओं पर अत्यधिक जोर देता है, क्योंकि न्याय के बारे में ही बात की गई है। तो न्याय का जो गुण होता है वो देखिए अधिकतर पुरुष के अंदर होता है, महिलाओं के अंदर जो है केयर की भावना होती है। ठीक है, देखभाल वाली भावनाएं होती हैं, नैतिकता होती है उनके अंदर, तथा दूसरों के प्रति देखभाल और चिंता के सिद्धांतों और नैतिकता पर आधारित नैतिक तर्क को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि महिलाओं के अंदर जो है वो नैतिकता किसकी पाई जाती है, देखभाल और चिंता की पाई जाती है, जबकि पुरुष के अंदर क्या होता है, न्याय जैसी अवधारणा पर अत्यधिक जोर दिया गया है इस थ्योरी में। या केवल पुरुष विषयों पर ही किए गए शोध पर आधारित है, जिसके कारण लैंगिक पूर्वाग्रह की आलोचना की गई है। क्योंकि यहाँ कहीं भी नारीवादी दृष्टिकोण के बारे में पूरी थ्योरी में बात ही नहीं की गई है, जो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है। ठीक है, और ये भी कहा गया कि कोहलबर्ग के अनुसार इनके सभी चरण सभी संस्कृति पर लागू होते हैं, जो कि संभव नहीं है। अतः यह भी एक आलोचना है। देखिए सभी संस्कृति में जरूरी नहीं है आपकी संस्कृति, यहाँ देखिए इंडियन कल्चर है ये अलग है। ठीक है, अभी आप वेस्टर्न में चले जाओगे या अमेरिका कहीं भी चले जाओगे तो वहाँ की संस्कृति अलग है। ठीक है, यहाँ देखिए अभी देखिए नॉर्मल हमारे यहाँ देखिए किसी की अगर डेथ वगैरह हो जाती है तो जैसा ही हम लोग को टाइम ही नहीं मिलता कि हाँ कपड़ा चेंज करना है, कि ये करना है, वह करना है, क्या करना है अगर किसी की डेथ हो जाती है तो। लेकिन देखिए अगर आप कहीं और चले जाएंगे, जो भी लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं तो उनके यहाँ देखोगे किसी की डेथ हो जाती है तो सभी लोग वाइट कपड़े पहनते हैं, कहीं कहीं पूरे ब्लैक पहनते हैं। तो संस्कृति अलग अलग होती है ना, ऐसे हर जगह की संस्कृति हर चीज़ में अलग होती है। तो सभी संस्कृति में ये चीज़ें लागू कर देना, ये भी एक आलोचना हुई है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में। ठीक है, तो आलोचना से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ज़्यादा बार आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि यहाँ जो है नारीवादी दृष्टिकोण, ठीक है, नारी के बारे में ध्यान ही नहीं दिया गया कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में। ठीक है, तो ये 3 थ्योरी थी, तीनों थ्योरी आपने पढ़ा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तीनों थ्योरी कंप्लीट खत्म हुई। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जुड़ सकते हो। वहाँ आपको कोई भी जानकारी होती है तभी बताया जाता है। देखिए पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ से आप नोट्स बना सकते हो। नोट्स आपके पेपर टाइम में रिविजन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, हम कहते हैं सीडीपी में जो है 1000 मॉक टेस्ट लगाने से बेहतर है कि 10 प्रीवियस ईयर सेट आप अच्छे से लगाइए। अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो टाइम है अभी 1 महीने से ज़्यादा टाइम है, तो आप प्रीवियस ईयर सेट ज़रूर लगाइएगा। ये मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस रहा है, हमने कभी भी मॉक टेस्ट लगाया ही नहीं था, लेकिन प्रीवियस ईयर सेट लगाया हुआ था, जिससे हमारे सीडीपी में बहुत अच्छे नंबर आए थे। तो आप भी ऐसे ला सकते हो सीडीपी में बहुत अच्छे नंबर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट लगा के। ठीक है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट लगाए हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट भी बनवाए हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे अभी अब जुलाई 2024 में जो एग्जाम हुआ था वो भी हमने लगाया हुआ है, जनवरी का लगाया हुआ है। ठीक है, 11 का, 18 का, 22 का, 19 का, ये सारे सेट हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए हुए हैं, जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। प्याजे के सारे क्वेश्चन हमने 2011 से 2023 तक के सारे क्वेश्चन हमने लगाए हुए हैं। हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करिएगा। ठीक है, अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। ठीक है, लाइक तो आप कर देंगे, अगर वीडियो आपको देखिए थोड़े से भी पसंद आया करे तो लाइक ज़रूर किया करें। लाइक करने से हमें कुछ नहीं मिलता, हमें ये मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमने जो जितनी भी मेहनत की है वो बच्चों को समझ में आया। जब आप हमें अपना फीडबैक ही नहीं देंगे तो टीचर का भी मोटिवेशन जो है वो लो हो जाता है। ठीक है,
तो लाइक ज़रूर किया करें अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है। अगर कोई भी वैकेंसी से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप एक्स या टेलीग्राम चैनल जो है हमारा SB स्मार्ट स्टूडेंट चैनल से जुड़ सकते हो, ताकि आपको कोई भी वैकेंसी होती है, कोई भी अपडेट होती है तो वहाँ पर आपको बताया जाता है। ठीक है, तो ये थ्योरी थी, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसकी नोट्स आप बना सकते हो, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करिएगा, हमने सारे क्वेश्चन लगवाए हुए हैं। ठीक है, मिलेंगे हम दूसरी क्लास में। जब तक आप ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, स्वस्थ रहिएगा।